खांसी भी हलक में दबक जाती थी, छींक भी आते आते रुक जाती थी। बस थ्री कहने की देर थी, सिर्फ फर्राटे भरती फजा ही बोल पाती थी। वैसे तो मैंने तहरीक इंसाफ के मजमे भी देखे हैं। खामोशी, खामोशी, खामोशी। कीमे वाले नान के लिए जान दांव पर लगाने वाले लीगी भी और बिरयानी लेकर आधे जलसों से वापस चले जाने वाले जियाले भी देखे हैं। बिरयानी हाँ मिलेगी। लेकिन ऐसा मंजर फिर देखने को ना मिला कि जब बादल बरस रहे थे मगर लोग थमे हुए थे। इसे क्या कहेंगे आप? नज़्म ज़ब्त या खौफ, तरबियत, जज्बा, एहतराम, मोहब्बत या मैच्योरिटी, ज़हनी मैच्योरिटी? तो फिर अब वो मैच्योरिटी कहाँ है? कहाँ है डिसिप्लिन? इस सवाल को याद रखिएगा, इस वीडियो में जवाब ज़रूर मिलेगा। लेकिन अभी आज़ादी के इस मौके पर और आज़ाद होकर बोलने जा रहा हूँ, तो आप भी सुनने की हिम्मत रखिएगा। ओह सॉरी, सुनते ही तो हैं आप, सिर्फ सुनते हैं। करने वाले तो 53 सालों में 2 बार देश आज़ाद करा लेते हैं और 77 सालों में हमें आज़ादी मनाने का तरीका नहीं आया। तो चलिए आपको 14 निकात पढ़ाता हूँ, कायदे आज़म के नहीं, आपके आज़ादी मनाने के 14 निकात। रात 12 बजे आसमान को गोलियां मारते हैं, ये सोचे समझे बगैर कि वो किसी पर मौत बनकर गिर सकती हैं। अपनी नजरों को हया से आजाद कर लेते हैं जो औरतों के जिस्म में तीर बनकर घुसती हैं। सिर्फ इतना नहीं, आजादी की उस रात से ही औरतें गोश्त की दुकान नजर आती हैं। कराची का सी व्यू हो, लाहौर का मीनार पाकिस्तान या मरी का मॉल रोड, अपने वालिद साहब की जायदाद समझकर कब्जा कर लेते हैं। उस रोज नशे में धुत होकर सड़कों पर पागलों जैसा बिहेवियर करके खुद को आजाद तसव्वुर करते हैं। बल्कि तसव्वुर क्या करते हैं, कानून से तो आजाद ही होते हैं। बाइक से साइलेंसर निकाल कर समझते हैं कि लोग आपको देखकर खुश होंगे। गालियां दे रहे होते हैं दिल में, तेज आवाज में स्पीकर पर तराने लगाकर दिल के मरीजों को तकलीफ पहुंचाकर अपने दिल को कहते हैं ऑल इज वेल। आप ही सबसे बड़े मुहिब्बे वतन हैं। टोलियों की शक्ल में रश में घुसकर लोगों की जेबों पर हाथ साफ करने की कोशिश करते हैं। स्टेडियम में बजाने वाला बाजा गली मोहल्लों में ही नहीं, लोगों के कानों में घुसकर बजाते हैं। पाकिस्तानी परचम या झंडियां जमीन पर पड़े होते हैं और आज़ादी मनाने वाले ये हुल्लड़बाज उन्हें उठाने के बजाय पैरों तले रोलते गुजर जाते हैं। और कभी काहिद के मज़ार पर जाकर अपनी रंगीन मिजाजी का शौक पूरा फरमाते हैं। बस नहीं चलता तो मज़ार पर चढ़ जाते हैं। कराची की हर सड़क को रेसिंग ट्रैक बना लेते हैं। जिस इलाके में हुल्लड़बाज होते हैं, आज़ादी के उस रोज़ उस इलाके के लोग खिड़कियां दरवाजे बंद करके घरों में कैद हो जाते हैं। और तो और उस रोज हुल्लड़बाजों को ऐसी आज़ादी मिलती है कि हर नाके पर खड़ी काली वर्दी वाला 500 से 1000 रुपए लेकर उन्हें जाने देता है, भले साथ किसी किस्म का नशा हो या असलहा। यकीन कीजिए उस रोज आपको ऐसे चेहरे नजर आएंगे जो साल भर नजर नहीं आते। मसला ये नहीं कि ये लोग कौन है, अफसोस ये है कि मुझे इनमें एक तारीक मुस्तकबिल के सिवा कुछ दिखाई नहीं देता। उस रोज आज़ाद पाकिस्तान की फजा घुटी घुटी सी महसूस होती है। शायद हम उन चंद बदकिस्मत कौमों में से एक हैं जिन्हें सेलिब्रेट करना भी नहीं आता। हमारी जो सेलिब्रेशंस है ना, वो भी बदकिस्मती से अक्सर औकात, यानी मैं यौम आज़ादी के मौके पर मैं ख़ुद भी और मैं आपसे भी कहता हूँ कि क्या हम में से कोई भी अपनी फैमिली के साथ, अपनी बहन के साथ, अपनी बेटी के साथ, अपनी बीवी, अपनी वालिदा के साथ जश्न आज़ादी की सेलिब्रेशन में घर से बाहर निकल सकता है? मेरा ख्याल है 99.9% पाकिस्तानियों का जवाब ना में होगा। हमने जो पिछले कुछ बरसों में वाक़यात देखे कि किस तरह से लपक लपक कर ख़वातीन की बेहुरमती की जा रही होती है, चाहे वो रिक्शे में है, चाहे वो गाड़ी में है, चाहे वो किसी पार्क में है। आपको नाचना है, आप नाचें। हमने बचपन में दिल दिल पाकिस्तान है जज्बा जुनून पर हम डांस किया करते थे। भाई शीला की जवानी पे कौन सा जश्न आज़ादी बन रहा है? आप गाड़ी खड़ी की, आपने देखा दूसरी गाड़ी में फैमिली है, आप लड़कियों को देखते हैं, गाड़ी को रोक देते हैं, हाथ मारते हैं, आप डांस करना शुरू कर देते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ, उस वक्त उस गाड़ी की खवातीन जिस तरह हिरासा होती हैं, ज़रूरी नहीं है अपने गाड़ी से उतारें, ज़रूरी नहीं है आप उन्हें अगवा करें। आप कराची की फैमिली से जाके पूछें। हम 10 साल से 12 साल से 14 अगस्त पे हर जगह शोज कर रहे हैं, लोगों के पास जाते हैं। मैं आपको सच बताऊं,
फैमिली कहती है इससे बेहतर है घर से बाहर ना निकलो। इसी वीडियो में मैं यौम आज़ादी का एक ऐसा वाक़या शेयर करूंगा जो सुनकर आप भी मेरी तरह डर जाएंगे। खैर, मैं बता ही रहा था कि डॉक्यूमेंट्री लिखते हुए जब मुझे इस वायरल वीडियो की मंजरकशी करनी पड़ी तो यकीन कीजिए मेरे रोंगटे खड़े हो गए। इधर उधर से आकर लड़के इकट्ठे होकर टोलियां बनाते हैं। इनमें से एक को अपनी फुटेज बनती देखकर गुस्सा आता है और फिर ये मंजर से गायब हो जाता है। अब इस जगह को देखिए, इस तरफ से 4 लड़कियां निकल कर आती हैं जिनके साथ एक लड़का है। नीले और काले कपड़ों वाले ये लड़के इनका पीछा करते हैं। कुछ बहस होती है और लड़कियां दूसरी जानिब जाने लगती हैं। इन्हें ये नहीं मालूम था कि कैमरा उन्हें देख रहा है, मगर ये तो मालूम था कि अल्लाह देख रहा है। प्लान के मुताबिक ये एक दूसरे को धक्का देते हैं। लड़कियों को धक्कम-पेल के दौरान शेड के अंदर ले जाते हैं। ये बेहिस हुजूम लड़कियों की चीखें तो सुनता है, मगर बस तमाशबीन की तरह एक दूसरे पर लपकता रहता है। इसलिए नहीं कि लड़कियों को बचा ले, बल्कि इसलिए कि वो इज्जत का जनाजा देखकर अपनी आंखों को तस्कीन दे सके। ये हिरासा करना, ये एक माहौल बनता है जहां मॉब बनता है। उस मॉब में आप किसी को रोक के दिखा दें। हमने लोगों को पिटते हुए देखा है कि उनको रोक रहे थे कि भाई मत करो, इस तरह मत करो, ये गलत है, बदतमीजी नहीं करो, सड़क ब्लॉक नहीं करो। अब ये दूसरा मंजर देखिए जिसमें लाल शर्ट वाला ये लड़का लड़की के करीब आकर नाज़ेबा हरकत करता है। लड़की पलटकर मारने की कोशिश करती है मगर रुक जाती है, मगर ये लड़का नहीं रुकता। वो आगे बढ़ता है और रश में एक और लड़की के साथ नाज़ेबा हरकत करता है। आपको अफसोस होगा ये वही मकाम है जहां पाकिस्तान बनाने की करारदाद मंजूर हुई। आज हमें याद हो ना हो, 3 साल पहले इसी मीनार पाकिस्तान पर होने वाला वाकया जरूर याद है, जब इस मुल्क की बेटी के सरेआम कपड़े फाड़े गए। वो टिकटॉकर थी या जो भी थी, मगर इस हुजूम के पास उसकी बेइज्जती करने का लाइसेंस कहां से आया? और बाद में उस मजलूम को ही मोरिद इल्जाम ठहराया गया। जी हाँ, बिल्कुल उसी तरह जैसे नूर मुकद्दम पर बनाई वीडियो के कमेंट्स में आज भी लोग उसी को कसूरवार ठहरा रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और इस्टेब्लिशमेंट के 5th जनरेशन वॉरफेयर के जो लोग थे, उनको ये नैरेटिव सूट करता था कि आयशा इकराम, वहां तो उस जमाने में आम तौर पर विक्टिम ब्लेमिंग की जाती थी, यानी जो मुतासिर हुआ है उसी को जिम्मेदार ठहरा दो ताकि हुकूमत वक्त पर तो जिम्मेदारी आए ही ना। और इस्टेब्लिशमेंट भी सब अच्छा अच्छा दिखाना चाहती थी, पाकिस्तान सबके लिए महफूज है। उस जमाने में इमरान रियाज खान साहब ने ट्वीट किया मेरे खिलाफ और नीचे लिखा कि जनाब पाकिस्तान इज सेफ फॉर एवरीवन। उस जमाने में सिद्दीक जान साहब इस ट्रेंड का हिस्सा बने। उस जमाने में समी इब्राहिम साहब ने इकरारुल हसन को गिरफ्तार करो का ट्रेंड चलाया, इसलिए कि मैंने उस बच्ची के साथ जाके इजहार यकजहती किया था जिसको 400 लोगों ने नोचा था। भाई उसने 400 लोगों को दावत दी थी अपने टिकटॉक के ऊपर, या वो लोग बिन बुलाए आगे थे, इससे क्या फर्क पड़ता है? यानी अगर कोई एक टिकटॉक स्टार अपने फैंस को किसी जगह मदऊ करती है तो क्या उन फैंस को ये हक पहुंच जाता है कि वो उसके कपड़े फाड़ना शुरू कर दें, उसके जिस्म को नोचना शुरू कर दें? सिर्फ उस वक्त नहीं, मुझे पता है आज भी कमेंट सेक्शन में यही बहस होने वाली है कि आयशा इकराम तो गलत थी, उसके साथ तो जो हुआ वो ठीक था। वो जो है और जो उसके साथ हुआ ये 2 अलग बातें हैं, इन्हें कैसे मिलाया जा सकता है? देखिए, आप आयशा इकराम को छोड़ दीजिए, उसकी वीडियोस लाई गई सामने, झूठी सच्ची व्हाट्सएवर। मैं ये कहता हूं कि एक जिस्म फरोश औरत किसी बाजार के किसी सड़क के किनारे रात के 12 बजे खड़ी हो, तवाइफ है, जिस्म फरोश है, एस्टेब्लिश्ड, लेकिन क्या आपको और मुझे ये हक पहुंचता है कि हम उसके कपड़े नोच लें सिर्फ इसलिए कि ये तवाइफ है? तो आप बदकिरदार तरीन भी साबित कर दें अगर आयशा इकराम को, तो भी इस मुल्क के किसी भी शख्स को, किसी भी मर्द को, किसी भी हुजूम को यह हक नहीं पहुंचता कि वो उसके कपड़े नोचे या उसके जिस्म को जिस तरह से उसके साथ खिलवाड़ किया गया। और फिर हुकूमती पार्टी ये बयानियां बनवाए कि वो तो बदकिरदार लड़की थी, उसने तो खुद बुलवाया था सारे लोगों को, तो चाहती थी सब कुछ किया जाए। और फिर जो सहाफ़ी जाके उस लड़की की मिजाज पुरसी करे, उसके साथ इजहार यकजहती करे, आप कहें कि ये तो इंडिया ने साजिश करवाई है और ये सारा ड्रामा रचाया गया था, पाकिस्तान को बदनाम करने की साजिश है। आज वही सारे लोग पाकिस्तान को बदनाम कर रहे हैं जो पैरामीटर्स अपने थे, वही सारे लोग जो उस वक्त पाकिस्तान इज सेफ फॉर एवरीवन का ट्वीट करते थे, सबको बाद में एजेंसियों ने उठाया, सबको गायब किया गया, सब पे झूठे मुकदमात बनाए गए और हम उनके साथ खड़े हो गए, ने कहा कि ये गलत है। लेकिन उस वक्त में एस्टेब्लिशमेंट के नैरेटिव को सपोर्ट करने के लिए बदकिस्मती से बड़ा गलीज धंधा किया गया। नहीं, मैं आपको कमेंट सेक्शन में इस मॉब को जस्टिफाई करने का मौका हरगिज नहीं दूंगा, इसीलिए आयशा इकराम वाले केस से आगे बढ़ते हैं, छोड़ दीजिए। चलिए जिक्र करते हैं उन औरतों का जो माँ, बहन, बेटी होने के साथ साथ घर की कफील भी होती हैं। उस वक्त मर्द से मजबूत कांधे औरत के होते हैं, क्योंकि बोझ ज्यादा होता है, क्योंकि सिर्फ बाहर निकलकर पैसे नहीं कमाने,
बल्कि गंदी नजरों और ओछी आवाजों को सहते हुए इज्जत भी बचानी है। मुझे अच्छी तरह याद है, जब मैं टीवी में प्रोड्यूसर था तो कभी किसी फीमेल रिपोर्टर को 14 अगस्त या न्यू ईयर पर कवरेज के लिए नहीं भेजता था, वरना वो होता जो मानिया शकील के साथ हुआ था। मुझे सीव्यू भेजा गया जहाँ पे ये कि 14 अगस्त के दिन लोग आज़ादी का जश्न किस तरह से मनाते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली हमारी DSNG जैसे ही सीव्यू पे आके रुकी, लोगों का एक हुजूम DSNG के अतराफ खड़ा था और वो शायद इंतज़ार में थे कि जैसे ही वो दरवाज़ा खुले और बाहर आएँ तो वो आवाज़ें कसी जाएं, दूर से पानी की बोतलें उछाली जाएं, कुछ अजीब व गरीब से इशारे कर रहा था, कोई मतलब नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल कर रहा था जो कि हम ऑनर नहीं चला सकते। जी, मेरे अतराफ़ में लोग मौजूद थे, मेरे पीछे लोग मौजूद थे, साइड पे लोग मौजूद थे, यहाँ तक कि बेचारे कैमरामैन को फ्रेम तक बनाने का स्पेस नहीं था। और वो जिस तरह की आवाज़ें लगा रहे थे, वो जिस तरह की बातें कर रहे थे, वो जिस तरह से जो है वो घेरा बनाए हुए खड़े थे, मुझे तो ऐसा लग रहा था कि शायद मैं ही कैद में हूँ, भले मुल्क आज़ाद हुआ हो या ना हुआ हो। और मैं 14 अगस्त के दिन बाहर नहीं जाती, मैं 14 अगस्त के दिन पूरा दिन घर पे गुजारती हूँ और अपनी फैमिली के साथ गुजारती हूँ और मैं बहुत सिक्योर गुजारती हूँ। ये वो वर्किंग लेडीज हैं जो इंडिपेंडेंट है, काम करती हैं, लेकिन ऐसे दिनों में जब सड़कों पे निकलती हैं वो परेशान हो जाती हैं। ये लोग कौन होगा, ये कौन लोग हैं? कराची के जो लोग मज़ाफ़ात में जाते हैं, मैं माइक लेके गया हूँ, मुझे पता है ये वो लोग हैं जो साल में एक मरतबा शहर आते हैं। या तो 13 अगस्त की रात होती है, 14 अगस्त का दिन होता है, 25 दिसंबर होता है, पूरा साल अपने इलाकों में बैठे रहते हैं। अचानक से क्या होता है, साइलेंसर निकलता है, अचानक से क्या होता है, गाड़ी के साइलेंसर की जो सील होती है उसकी पैकिंग जो होती है उसको निकाल देते हैं, भब करके आप सड़कों पर आ जाते हैं। अच्छा, कानून आपका है नहीं। उस दिन इस शहर में शराब की बोतलें भी खुलती हैं, लोग लेके भी घूमते। उस दिन चर्स, गांजा, उस दिन आइस लोग बाइक पे लेके भी घूमते हैं, आजादाना तौर पे पीते हैं, क्योंकि 100 लोग हैं ना। पुलिस नहीं रोकती, पुलिस को अपनी कटिंग चाहिए, पुलिस को अपना खाचा चाहिए। और ये मैं ख्याली बात नहीं कर रहा, मैं बड़े बहुत ही अथॉरिटी के साथ, एक्सपीरियंस के साथ बात कर रहा हूं। कराची हो या लाहौर, ये कोई कौम नहीं है, ये मेंटलिटी है। ये फुटेज याद है ना आपको? ये भी 13 अगस्त की रात है, जब चिंची रक्शे में जाती हुई खवातीन को न सिर्फ हुटिंग की गई, बल्कि एक लड़के ने चिंची पर चढ़कर लड़की के साथ नाज़ेबा हरकत की। लेकिन अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो इससे भी बढ़कर है। इसे डॉक्यूमेंट्री में शामिल करने से पहले मैं सोचता रहा, शुड आई इंक्लूड दिस और नॉट। मैंने ऐसा क्यों सोचा, ये खबर शेयर करने के बाद आपको बताता हूं। तो मेरे भी रोंगटे खड़े हो गए ये सुनकर कि इन्हीं सेलिब्रेशंस के दौरान कराची से लड़कियों को अगवा भी किया गया। 2021 में पहली मरतबा ये चीज़ नोटिस में आई कि अक्सर इन रातों में कई मरतबा ऐसा होता है कि वो ख़वातीन जो बहुत सन्नाटे में होती हैं या घर जा रही होती हैं, तो जिनको ये मन चले लड़के बोलते हैं, जब ये ज़्यादा तादाद में होते हैं तो उठा के ले जाते हैं और 6-6 घंटे बाद छोड़ते हैं। अच्छा, हम जब पुलिस के पास जाते थे तो पुलिस हमसे ये कहती थी हमारे पास तो कोई रिपोर्ट नहीं आई। अब कराची का एक फैक्ट बताता हूँ मैं आपको, देखें। फैक्ट ये है कि लोगों के साथ जब कुछ ऐसा होता है तो वो खवातीन जिनसे हमारी बात हुई, उन्होंने कहा हमारे साथ जो गलत हुआ तो हुआ, थाने में जाके मजीद ज्यादती हम बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। ये एग्जैक्ट अल्फाज हैं। खूबसूरत खवातीन और जवान खवातीन जो तेज नहीं बोल सकती, जो लड़ नहीं सकती, पुलिस वाले जिनको देख के समझ जाते हैं कि ये डरी हुई हैं, पुलिस वाले और डराने की कोशिश करते हैं। जो थाने में थानेदार बैठा हुआ है ना, उसकी आंखें बाहर आ जाती हैं, उसकी आंखें रोशन हो जाती हैं। मैं सबकी बात नहीं कर रहा, 10%, 15%, 20% अच्छे भी होंगे, मैं 80% की बात कर रहा हूं, 80% की बात कर रहा हूं। ये खबर आपसे शेयर करूं या ना करूं, मैं ये क्यों सोचता रहा? इसलिए क्योंकि मुझे डर था कि कहीं ये सुनने के बाद आप में से कुछ लोग जश्न आज़ादी मनाना ही ना छोड़ दें। लेकिन फिर मुझे ख्याल आया कि अगर आपको नहीं बताऊंगा तो आप ये ज़हनियत समझेंगे कैसे, जो आज़ादी के रोज़ आपको कैद होने पर मजबूर कर देती है। बड़ी तल्ख बात करने जा रहा हूँ, मुझे लगता है शायद ये मुतनाज़े भी हो जाए, लेकिन मैं आपसे ये सवाल पूछता हूँ, या जितने लोग ये हमारी वीडियो देख रहे हैं मैं उनसे ये सवाल पूछता हूँ। 2 सिनेरियोज देते हैं हम। एक सिनेरियो है बरतानिया का, हम लंदन की मिसाल ले लीजिए, उसका कोई भी दूसरा शहर ले लीजिए, और एक कराची की मिसाल ले। लंदन में जहाँ वीकेंड पे 3-4 बजे रात के लोग पार्टियों से
डांस क्लब्स से नशे में धुत होकर निकल रहे हैं, सबको मालूम है ना, हर जगह क्लब्स हैं और लोग शराब पी के निकल रहे हैं वहां से। वहां आप घर में मौजूद हैं और 3-4 बजे आपकी बहन बेटी को किसी भी इमरजेंसी में हॉस्पिटल से अकेले घर वापस आना पड़ रहा है। एक सिनेरियो है ये, एक सिनेरियो है पाकिस्तान में। अब आप पाकिस्तान में मौजूद हैं, यहाँ रात के 3-4 बज रहे हैं, हफ्ते की रात है। आप जानते हैं इतने बजे तकरीबन फजर की नमाज होना शुरू हो जाएगी, लोग मसाजिद से नमाज पढ़कर बाहर निकल रहे हैं, वहाँ क्लब से बाहर निकल रहे हैं, और आप घर में अकेले हैं कराची में, और आपकी माँ बहन बेटी अस्पताल से किसी इमरजेंसी में वापस घर आ रही है। मुझे अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर बताएं कि आप लंदन में अपने घर में ज़्यादा सुकून में होंगे कि रात 4 बजे आपकी बहन बेटी अस्पताल से इमरजेंसी में वापस आ रही है, या कराची में आप ज़्यादा सुकून में होंगे कि आपकी बहन बेटी अस्पताल से वापस आ रही है? जवाब लोगों के पास मौजूद है। जहां शराब के नशे में धुत होकर क्लब्स से लोग निकल रहे हैं, वहां एक पाकिस्तानी मुसलमान अपने घर में बैठा निस्बतन ज्यादा पुरसुकून होगा कि मेरी बहन बेटी आराम से, तमीज से, इज्जत से घर वापस पहुंच जाएगी। कराची में जहां उतने बजे फजर की नमाज के बाद लोग बाहर निकल रहे होंगे, मैं अपने घर में, आप अपने घर में बैठे हुए इत्मीनान नहीं कर सकते कि मेरी बहन बेटी वापस घर आ जाएगी इज्जत के साथ और सुकून और इत्मीनान के साथ। कितनी तकलीफ दे बात है। मेरी आज की इस डॉक्यूमेंट्री को देखकर आईने के सामने जरूर खड़े हो जाइएगा और कुछ देर खुद को आईने में देखकर सोचिएगा कि आप क्या करते रहे हैं, क्योंकि आपको मालूम नहीं कि आप किसी की जान ले चुके हैं, किसी को यतीम बेवा मिस्कीन कर चुके हैं, किसी का बच्चा छीन चुके हैं, या किसी को जिंदगी भर के लिए अपाहिज कर चुके हैं। कैसे मालूम होगा? क्योंकि जब आपने आजादी का जश्न मनाने के लिए गोली चलाई तो आपकी पिस्तौल का रुख आसमान की तरफ था। लेकिन यह बात क्यों समझ नहीं आती कि जो गोली ऊपर जाती है वो नीचे भी आती है। मैं उतर के अपने घर की तरफ जाने लगी तो रास्ते में मुझे ऐसा फील हुआ कि कुछ मेरे नेक की तरफ आके लगा है, ऐसा मुझे फील हुआ। तो उस टाइम मैं थोड़ा झुकी और मुझे पेन सा फील हुआ नेक में। जब मैंने अपना हाथ हटाया तो हाथ में मेरे ब्लड था, तो मुझे लगा कि शायद कोई चीज़ ज़ोर से आके लग गई, ऊपर से कोई बॉल थी, कोई पत्थर था, मुझे उस टाइम समझ नहीं आया। जब मैंने हाथ में ब्लड देखा, आगे पीछे लोगों ने ज़रा देखा कि कुछ हुआ है शायद, तो मैंने जब वो ब्लड देखा तो फिर मैंने अपनी फैमिली में फ़ोन किया। लोगों ने मुझे बोला कि शायद कुछ लगा है आपके बहुत ज़ोर से आके। मैं करीब ही थी घर के, मैंने फ़ोन किया, वहाँ से मेरे भाई आए, मुझे लेके वो हॉस्पिटल फ़ौरन गए। आप चल सकती थी? जी, मेरा एक्चुअली ये हुआ था कि नेक पे आके बुलेट लगी, नेक और ये मेरा पूरा बैक एरिया जो है वो फ्रीज़ हो गया एक तरह, और वो बुलेट अंदर ही थी। तो मेरा ध्यान ही नहीं गया कि बुलेट लग सकती है। जब मैं हॉस्पिटल में जाके बैठी तो वहाँ पे तो सूरत हाल ही बहुत अलग थी हॉस्पिटल में, क्योंकि लियाकत नेशनल में उस टाइम मेरे सामने तकरीबन मैं कोई 1 बजे के करीब लियाकत नेशनल पहुँची होंगी, 40 से 50 केसेस थे गोलियाँ लगने के, हवाई फायरिंग के। मेरी कंडीशन वहाँ पे आप समझें सबसे बेहतर थी, क्योंकि मैंने अपनी आंखों के सामने जो केसेस देखे, एक छोटा सा बच्चा था एक आंटी गोद में, और वो 5-6 महीने का होगा शायद, उसके गोली लगी हुई थी और वो डेड था। एक टीनेज लड़का था, उसके हेड में गोली लगी थी, वो अनकॉन्शियस था। तो मुझे तो मेरी कंडीशन उस हिसाब से बहुत बेहतर लगी। खैर, लेकिन वहाँ पे जब मैं गई तो इतनी ज़्यादा वहाँ पे इमरजेंसी कंडीशन थी, डॉक्टर के पास टाइम ही नहीं था किसी को भी देखने का, कि डॉक्टर्स परेशान घूम रहे थे कि किसको देखें किसको ना देखें। एक्सरे की रिपोर्ट आई तो मेरी बुलेट बिल्कुल मेरे स्पाइनल कॉर्ड से समझे आप इंचेस के डिफरेंस पर थी, खुदा ना खासा पैरालाइज होने का खतरा था। I shot a bullet into the air and where it falls, I don't care. आप कितने लोगों को मार चुके हैं? अगर पुराने स्टैट्स बताने लगा तो बात सैकड़ों में चली जाएगी। सिर्फ पिछले साल ही आपने हवाई फायरिंग में 2 लोगों की जान ली और खवातीन और बच्चों समेत 85 लोगों को जख्मी किया। अच्छा, मैं आप क्यों कह रहा हूँ? वो इसलिए क्योंकि वो आप में से किसी की भी गोली हो सकती है जिसने कई घरानों पर कयामत ढा दी। ये लोग कहते हैं कि हमें असला साफ करना है, गोलियों का कोटा होता है वो हमें ख़त्म करना है, क्योंकि हर साल का एक कोटा होता है गोलियों का, तो वो ख़त्म करना है, हमें अपना असला रवा करना है। ठीक है, अच्छा एक बात है कि असला अगर रवा करना है, ठीक है, ये अगर हिफाजत के लिए रखा हुआ है तो आप अपने साथ कैरी करके घूमें। आप साल में 1 दिन क्यों निकालते हैं? आपके घर में डकैती हो जाती है, असला आप नहीं निकाल पाते, लेकिन आप इस रात को निकालते हैं, इसका मतलब असला आपने हिफाजत के लिए नहीं रखा हुआ, शुगल के लिए रखा हुआ है। लॉ एंड ऑर्डर होना चाहिए इस चीज़ के अंदर कि अगर आप इस तरह के कोई वाक़यात में आप मुलव्विस पाए जाएं तो उसके ऊपर अगर स्ट्रिक्टनेस होगी तो मुझे लगता है लोग खुद ही डरना शुरू कर देंगे, क्योंकि डर नहीं है यहाँ पर। लोगों को पता है कि हमने कुछ भी कर दिया हमने छूट जाना है, हमारे ऊपर कोई ऐसी बड़ी कार्रवाई नहीं होनी। क्योंकि जब मेरा भी ये केस हुआ था, पुलिस आई थी वहाँ पर, वो बयान भी लिया, उन्होंने सारी चीज़ें ली, बट उसमें उनको भी पता था, मुझे भी पता था कि कुछ होना है नहीं। क्योंकि देखें उनका रिएक्शन ये होता है कि अल्लाह का शुक्र है आप बच तो गई ना। लाइसेंस वाले ज़्यादातर लोग
वो ऐसी गिरी हुई हरकतें या चीपड़ी हरकतें नहीं करते। ये वो हैं जिन्होंने दर्रे का रखा हुआ है। अच्छा, दर्रे का आता कहाँ से है भाई? अच्छा, कराची की क्वालिटी ये है, कराची में आप जो लाना चाहें 5,000 से लेके 10,000 रुपये में, मैं खुल के बात कर रहा हूँ, आप ला सकते हैं। और ये तो आप जो छोटे गन है ना 9mm, मगर एक छोटी चीज़ है। आप क्लाशिन लाना चाहें, आप रिपीटर लेना चाहें, ला के गाड़ी में रख के घूमना चाहें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए अब वहीं चलता हूं जहां से डॉक्यूमेंट्री शुरू की थी। ये हजारों लोग कैसे एक शख्स की आवाज पर डिसिप्लिन में आ जाते थे। कोई गलत हरकत करना तो दूर, हलक से आवाज नहीं निकाल पाते थे। ये क्या जादू था? वाकईतन हमने खुद वो जलसे कवर किए हुए बतौर सहाफ़ी कि जिसमें आप लिटरली पिन फेंकें या सुई फेंकें तो उस सुई की आवाज़ आपको सुनाई दे। मैं हलफन आपको ये बात कह रहा हूँ। ज़ाहिर है वो एक खौफ का एक मामला था। और ज़ाहिर है कुछ लोग ये कहेंगे कि ज़ाहिर है अल्ताफ़ हुसैन साहब से उनके बतौर कायद उनकी मोहब्बत भी थी, लेकिन बहरहाल अल्टीमेटली जो मुझे लगता है वो मामला खौफ का ज़रा ज़्यादा था। ध्यान में रखिएगा, हम वो 1 2 3 ना IG सिंध से चाहते हैं, हम वो 1 2 3 DG रेंजर से चाहते हैं, हम वो और 1 2 3 रेंजर जो सड़कों पे खड़ी हुई उससे चाहते हैं। जब रेंजर्स मुर्गा बना सकती है ना कागजात ना होने पे, तो इस बात पे भी बना सकती है कि 13 अगस्त को हल्लड़बाजी नहीं करो। वो इस बात पे भी मुर्गा बना सकती है कि किसी फैमिली को परेशान ना करो, क्योंकि उसके लिए ज़रूरी है कि SSP SHO ASI की बहन बेटी इसी शहर में रहती हो, फिर ज़रूरी है वो भी सड़कों पे निकलती हो, फिर ज़रूरी है वो भी स्टॉप पे खड़ी होती हो, फिर ज़रूरी है कि वो भी चिंची में बैठे और उसको पता चले कि 2 इंच का फासला रखने में कितनी मुश्किल होती है। फिर उसको ये भी पता होना चाहिए कि तेज़ आवाज़ में जब गाने चलते हैं इन रातों में तो कितनी अजियत होती है। फिर उसको ये भी पता होना चाहिए कि गाड़ी में झांक झांक के जब देखते हैं और यूँ डांस करते हैं तो कितनी अजियत होती है। तो शराइत तो बहुत ज़्यादा हैं। बैरून मुल्क की मिसाल ले लें तो अमेरिका, बरतानिया, कनाडा या दीगर यूरोपियन ममालिक भी तो आज़ादी का जश्न मनाते हैं। वहां भी लोग सड़कों पर आते हैं, रक्स भी होता है, रैलियां भी निकलती हैं, तराने भी बजते हैं। वो लोग तो नशे में भी होते हैं, मगर हमें ये कौन सा नशा चढ़ता है? बाहर किसी मुल्क में कोई किसी औरत से बदतमीजी करके तो दिखाए। ऑल ओवर द वर्ल्ड देखें तो जश्न होते हैं, फायरवर्क्स होते हैं, लेकिन कहीं भी मुझे कोई नाखुशगवार वाक़यात सुनने में नहीं आए कि आज़ादी के दिन नाखुशगवार वाक़यात। हाँ ठीक है, एक्सीडेंट्स हो सकते हैं, लेकिन लोगों का बिहेवियर जो है वो जश्न मनाने का होता है। दूसरों को तंग करके जश्न मनाना जो है ना, स्पेशली हम पाकिस्तान में और एशियन कंट्रीज़ में देखते हैं। आप जब पाकिस्तान से बाहर जाते हैं, कोई भी पाकिस्तानी जब जाता है तो बिलउमूम जो अच्छा दोस्त होता है उसको मशवरा देता है कि यार आपने किसी भी यंग बच्ची के ऊपर जो है वो आपने स्टेयर नहीं करना, यानी 14 साल 12 साल 15 साल 16 साल की लड़की को देखना भी नहीं है, घूरना भी नहीं है आपने। यहाँ तो यानी वो मुआशरा आपको उल्टा लटका देगा अगर आप ऐसी कोई चीज़ करते हैं। ये बाकायदा मशवरा दिया जाता है वहाँ पे। तो मुझे लगता है कि ये जो मैन टू मैन मामलात है ना, इंसान का इंसान के साथ रवैया क्या होना चाहिए, कैसे बिहेव करना चाहिए, कैसे रिएक्ट करना चाहिए। लाखों गालियाँ देते रहेंगे एक दूसरे को लोग, लेकिन आप कम ही देखेंगे कोई मुक्के बरसाए एक दूसरे के ऊपर। इस तरह यहाँ हम हर चौराहे में देखें तो तब ये हम ज़्यादा अच्छे से कर सकते हैं काम, क्योंकि ये हमारी असास है, ये हमारा असासा है, हमारा सरमाया है, हमारे दीन का सिखाया हुआ ये सारा मामला है, जो कि मुझे लगता है रियाद ने किया। तो मुझे लगता है कि हमारा जो मजहबी इदारा है, हमारे जो उलमा हैं, हमारी जो महाफिल हैं, हमारी जो मजालिस हैं, हमारे जो जुमे के खुतबात हैं, वहाँ से इस पर गुफ्तगू होना बहुत ज़रूरी है कि हुकूकुल इबाद को कैसे हमने देखना है। अफसोस जो तालीम और तरबियत हमें मजहब से मिली वो गोरों ने अपना ली और जाहिलों जैसी हरकतें हमने अडॉप्ट कर ली। मगर बैरून मुल्क जाकर हम बिल्कुल सीधे हो जाते हैं। आप बरतानिया चले जाएं, यूरोप चले जाएं, जब भी हम जाते हैं तो हमारे जो दोस्त हैं वो गाड़ी क्यों वापस गलत रोड पे नहीं घुमाते, और यार किधरे कैमरा ना लगे हुए। तो दैट मीन्स कि अल्टीमेटली वहाँ भी इंसान अच्छा इंसान बने रहने पर या कानून की पासदारी करते रहने पर अगर किसी चीज़ ने पाबंद किया है तो वो खौफ है। यानी वहाँ ये मालूम है कि चाहे मैं यहाँ किसी मिनिस्टर की औलाद हूँ, चाहे मैं किसी जज का बेटा हूँ, चाहे मैं कोई मैं जर्नैल ज़्यादा हूँ, मुझे अगर 180 यूरो का या 80 पाउंड का टिकट लगाना है तो वो लग जाना है। अगर मैंने अपना टायर थोड़ा सा भी गलत टर्न किया हुआ और वो लाइन के ऊपर आ रहा हुआ, वो टिकट लग जाएगा। और फिर कोई ऐसा ऑप्शन नहीं होगा कि मैं चाचे को फ़ोन करा देंगे, मैं मामू को कहा कि जनाब मेरे मामू जो है ना वो ASI लगे हुए हैं वो करवा, फिर वो टिकट वापस नहीं होगा। ये डॉक्यूमेंट्री लिखते हुए मेरे जहन में एक सवाल आया, इन मजमू में
खवातीन हुल्लड़बाजी क्यों नहीं करती? जवाब जरूर दीजिएगा। खैर, आपको पता है, जब मुझे ये डॉक्यूमेंट्री असाइन हुई तो सोचा अपना दिल खोल कर आपके सामने रखूंगा। इस बारे में लोगों से बात करना शुरू की तो मेरे हल्का अहबाब में ही लोग मेरे हमदर्द निकले। हर साल मैं और मेरे इर्द गिर्द, आप और आपके इर्द गिर्द लोग इसी तकलीफ से गुजरते हैं, मगर क्या करें, बेबस हैं। मगर गवाह रहिएगा, मैंने रफ्तार के इस प्लेटफॉर्म से आज अपने हिस्से का काम कर दिया है। अब आपकी बारी है।